जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट दिसंबर की प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं और हमने अपना जो बाल विकास है यानी कि CDP का अपना 20 डेज का एक सीरीज स्टार्ट किया है, ठीक है ना। इन द सेंस कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रीवियस ईयर एनालिसिस करते हैं। अपना जो टारगेट है इसमें 20 प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करने का टारगेट है, ठीक है ना। तो आप लोग इस क्लास को रेगुलर बेसिस पे अगर देखते रहेंगे तो यकीन मानिए आपके 30 में 30 मार्क्स आने की पूरी संभावना है, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोगों ने अपनी लगभग 7 क्लासेज इससे रिलेटेड कर लिया है CDP से, ठीक है ना। आज आपकी ये जो क्लास नंबर है ये 8th है, ठीक है ना। इसमें भी हम लोग अपना CDP का एक पेपर सेट को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि उसमें किस तरीके से पेपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछने का तरीका क्या है और उनके ऑप्शंस से हेल्प से हम उसका आंसर कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो मेन टारगेट हमारा इसी पे रहता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए आपका पेपर सेट है जो कि एग्जाम हुआ था आपका 2023 का 10 तारीख का 10 जनवरी को, ठीक है ना। उसी का एक पेपर सेट है। तो इसको आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। चलो एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्या कहना चाह रहा है। ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। आपसे कह रहा है कि बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं क्या हैं, ठीक है ना। इससे पूछ रहा है कि भावनात्मक जो चीज़ें कैसे रिलेट करती हैं। तो देखिए अगर हम बात करें, जैसे कोई भी बच्चा है, अगर जितना ज़्यादा उसका इमोशनल बॉन्ड होता है, चाहे वो अपने आसपास रहने वाले लोगों के साथ हो, ठीक है ना, चाहे वो किसी वस्तु को लेकर के हो, जितना ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड रहता है बच्चा, उतने ही उसके अंदर व्यक्तित्व का विकास होता है आसानी से, ठीक है ना। कहा जाता है ना, स्वस्थ मस्तिष्क में ही एक अच्छे मन या अच्छे विचारों का जन्म होता है। तो उसको याद रखना। इसलिए जो होता है यहाँ पे, जो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, इसमें कह रहा है कि इसका बालक के विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावनात्मक की बात किया ना, भावनात्मक घटक से संबंधित है। तो देखिए भावनात्मक शारीरिक नहीं हो सकता, ये ऑप्शन कट गया आपका। स्पिरिचुअल नहीं हो सकता, ये अध्यात्म से रिलेटेड है, ठीक है ना। कॉग्निटिव मतलब संज्ञान से बात नहीं है, यहाँ बात हो रही है इमोशंस की, ठीक है ना। तो क्योंकि भावनाएं जिससे जुड़ी हुई है, संवेगात्मकता से बात कर रहा है यहाँ पे, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि जितना अच्छा इमोशनल होगा, जितना अच्छा बच्चे का माइंड डेवलप होगा, उतने ही अच्छे उसका व्यक्तित्व निखार करके आएगा, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन आपका हो गया। आते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा और एनालिसिस कीजिएगा, ठीक है ना। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 आज का। इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि, ठीक है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए अगर हम बात करें व्यक्तिगत भिन्नता की, तो देखिए हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति अपने आप में कुछ ना कुछ अलग होता है किसी दूसरे व्यक्ति से, ठीक है ना। जैसे आप हैं और हम हैं, हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं। काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं इसके। हम सोच में अलग हो सकते हैं, हम फाइनेंशियली अलग हो सकते हैं, हम विचारों से अलग हो सकते हैं, हम भावनाओं से, इमोशनल तरीके से अलग हो सकते हैं। मतलब हर एक व्यक्ति के अंदर अपना खुद का कोई कुछ सेल्फ चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से आप हर एक व्यक्ति को एक समान नहीं ले सकते। तो ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि क्या बताता है वो हम जानते हैं। पहले ऑप्शन में कह रहे हैं कि सभी बच्चों के शारीरिक विकास की गति एक समान होती है। बिल्कुल गलत है। कोई बच्चा बहुत जल्दी, कोई बच्चा आप देखोगे 15 साल की एज में 6.5 फीट का हो जाता है, वहीं कोई बच्चा 20 साल की भी होकर के थोड़े मतलब 4 फीट का ही रहता है। तो शारीरिक विकास जो है जरूरी नहीं कि एक समान हो, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पे कह रहे हैं अगला, सभी बच्चों की वृद्धि गति एक जैसी होती है। बिल्कुल गलत है बात है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नता कहाँ से आ गई, ठीक है ना। अगला आपसे ऑप्शन में क्या कहना चाह रहा है, देखते हैं। कह रहा है विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब ही यही है कि अलग अलग बच्चों के विकास हो जाए चाहे वृद्धि हो जाए, दोनों में अंतर आ सकता है। तो ये आपका आंसर हो सकता है, ठीक है ना। फिलहाल अभी हम डी को जांचते हैं। कह रहा है सभी बच्चों के भाषाई विकास की गति एक समान होती है। नहीं, बिल्कुल गलत गलत कह रखा है इसने। एक समान नहीं होती है भाषाई विकास, ठीक है ना। एक सेकंड, ये पेज थोड़ा सा मैं लेफ्ट कर देता हूँ। हाँ,
मतलब भाषाई विकास का मतलब एक समान नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए कोई बच्चा अगर टाउन एरिया में, विलेज एरिया में रह रहा है तो उसके अंदर भाषा का विकास अलग तरीके से होगा, वहीं कोई बच्चा शहर में रह रहा है तो उसके अंदर भाषा का विकास अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो एक समान नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आप लोग समझ पा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपका, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहना चाह रहा है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। यहाँ कह रहा है बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किस प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं, ठीक है ना। समाज की बात कर दिया, समाज में रोल जो होता है वो किस प्रकार से वो प्रोसेस करते हैं, सीखते हैं, उसकी बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है ब्लर क्वेश्चन हो सकता है, दिख रहा हो, पर मैं पढ़ दूंगा, आप लोग उसके लिए बेफिक्र रहें, नेक्स्ट टाइम से मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा, ठीक है ना। अच्छा, तो समाज की बात कर रहा है यहाँ पे। देखिए समाज में कह रहा है अपनी भूमिका को किस प्रक्रिया द्वारा सीखते हैं, ठीक है ना। तो अगर बात आ गई समाज का, तो बच्चा अपनी भूमिका को समाजीकरण के द्वारा ही सीखेगा समाज में। तो समावेशन तो करेगा नहीं, ये काट दीजिए। अनुकूलन भी नहीं आएगा, यहाँ पे एडाप्टेशन भी नहीं आएगा। पहली बात तो यही है कि उसके अंदर समाजीकरण होगी, क्योंकि आप बताओ समाज में रहोगे तभी तो वहाँ के रीति रिवाज को समझोगे, छोटे बड़े का रिस्पेक्ट कैसे किया जाता है उसको समझोगे, किसी के शादी विवाह में जा करके किस तरह से बिहेव किया जाता है उसको समझोगे। ये तो सारी चीज़ें किसकी हैं, समाज की ही तो पहलू है। समाजीकरण से ही तो हम एक दूसरे से ये चीज़ें सीखते हैं, ठीक है ना। तो यही तो उन्होंने पूछा था, बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किन प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं। तो बिल्कुल सोशलाइजेशन द्वारा सीखते हैं, समाजीकरण या उत्संकरण, ये एक वर्ड है, इसके द्वारा सीखते हैं, ठीक है ना। तो आप आई होप समझ गए होंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है आपके सामने, ये रहा आपका 4th नंबर। यहाँ पे मैं इंग्लिश वाला थोड़ा आप देख लीजिए, मैं हटाऊंगा इसको ये, ताकि पूरे ऑप्शन आ जाए, ठीक है ना। ये आपका रहा आज का क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, वह भूलने के बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो बालक में यह विशेषता खाली स्थान अवस्था में पाई जाती है, विशेषता को कहा जाता है या कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक चीज हम बताएं, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा ना, आप कभी एज्यूम करना उसको ना, पहले मान लो गाड़ी की चाबी है, उसको पकड़ा देना, ठीक है ना। उसके बाद उससे चाबी छीन करके कहीं छुपा देना, बोलना छुप गया, वो देखना ढूंढ लेगा उस चाबी को जहां आप छुपाए रहेंगे अपने आजू बाजू, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो जीन पियाजे ने बच्चों के इस जो आयु की स्टेजेस होती हैं उनको कई कैटेगरी में बांटा हुआ था, ठीक है ना। जैसे सेंसरी मोटर हो गया, और उसमें इस तरीके से कई सारे मूर्त अमूर्त इस तरीके से डिवाइड कर रखा है। ये मैंने आगे पिछले वाले चैप्टर में बता रखा है आप लोगों को, ठीक है ना। तो बच्चे क्या करता है, उस चीज को ढूंढ लेता है, चाहे उसके खिलौने को कहीं छुपा दो, चाहे कीज को छुपा दो, तो वो ढूंढ लेता है, ठीक है ना। ये क्रिया बच्चे के अंदर आ जाती है जब वो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, वो संवेदी चालक या संवेदनशील अवस्था में होता है, तभी वो सीख जाता है। लगभग 2-2.5 साल का बच्चा है या उससे कम का भी है ना, तो उसके अंदर ये भावना आ जाती है। इसको उन्होंने जो नाम दिया था ऑब्जेक्ट परमानेंस का नाम दिया था, ठीक है ना, मतलब कि वस्तु अस्थायित्व का नाम दिया था। तो यहाँ पे जो बालक की विशेषता है या किस अवस्था में आती है, तो ये सेंसरी मोटर में आती है, ये बात याद रखना। और पाई जाती इस विशेषता को उन्होंने जो नाम दिया था उसका नाम था क्या, आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट परमानेंस बोल लीजिए, या फिर वस्तु अस्थायित्व, कि वस्तु कहाँ स्थित है, कहाँ रखी गई है, बच्चा उसे ढूंढ के निकाल लेता है, ठीक है ना। तो आई होप समझ गए होंगे कि कोई भी अगर आप खिलौना छुपाते हो बच्चे का, तो वो किस स्टेज में ढूंढना शुरू कर देता है। तो पहले ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं होता है, ठीक है ना, और प्री ऑपरेशनल तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका होता है, इसमें भी नहीं होता है। ये आपका होता है सेंसरी मोटर स्टेज में। पहले तो स्टेज पता हो गया, मूर्त संक्रियात्मकता में नहीं, मूर्त तो काफ़ी बच्चा बड़ा हो जाता है, 4-5 साल से ऊपर हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेट करके इसका आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात किया है और सेंसरी मोटर स्टेज की बात किया है, ठीक है ना। समझ गए, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या कहना चाह रहा है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ठीक है ना, 4 हो गया था, ये 5 हो गया। अच्छा इसमें क्या कह रहा है, ये भी थोड़ा सा ब्लर हो गया, मैं पढ़ देता हूं। कह रहे बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे को महत्व देते हैं, जबकि लेव वाइगोस्की को महत्व देते हैं, ठीक है ना।
तो अच्छा, अगर मैं बात करूं जीन पियाजे के और लेव वाइगोस्की के, तो देखिए दोनों लोगों को अगर भाषा और विचारों को लेकर के काफी मतभेद था। एक जने का कहना था कि पहले भाषा जन्म लेती है उसके बाद विचार आते हैं, वहीं दूसरे व्यक्ति का कहना था कि पहले विचारों का जन्म होता है फिर भाषा जन्म लेती है, ठीक है ना। तो पियाजे का कहना था कि बच्चे के अंदर पहले विचार उत्पन्न होते हैं फिर जाकर के उससे रिलेटेड भाषा जनरेट होती है। वहीं लेव वाइगोस्की का कहना था कि पहले भाषा आता है उससे रिलेटेड फिर विचार आते हैं, ठीक है ना। तो इनके अंदर ये मतभेद था। एक बार तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि क्या इनके अंदर मतभेद है कि नहीं है, तो है, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे ने कहा था, हाँ ये कहते हैं कि बच्चे क्रिया करते हैं, बच्चे क्रिया करके एक्टिविटी के थ्रू चीजों को महत्व देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्टिविटी आ जाता है। जबकि वाइगोस्की कहते हैं कि वो भाषा से चीजों का महत्व देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लैंग्वेज आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पहले भाषा दिया, ये कट जाएगा। रिवार्ड तो बिल्कुल ही कट जाएगा। पनिशमेंट तो एकदम नेगेटिव आंसर होता है। ये सी और डी, तो ये देखिए टैग वर्ड से ही आप काट सकते थे। इनाम या सजा, मजा या इनाम, ये दोनों ही नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए भाषा क्रिया करने के और यहाँ क्रिया करके फिर भाषा। तो इतना बात याद रखो, जीन पियाजे ने कहा था क्रिया करने को महत्व देते हैं, वहीं वाइगोस्की ने कहा था कि भाषा को महत्व देते हैं। तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैं क्वेश्चन को अगले बार से ध्यान दूंगा, मुझे खुद ऐसे लग रहा है कि काफी ज्यादा फेड हो गया है, ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहरबर्ग, ठीक है ना, के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है, ठीक है ना। अच्छा देखिए, जो इन्होंने जो लॉरेंस कोहरबर्ग थे, इन्होंने बच्चों के जो विकास की को लेकर के एक अपनी अवधारणा दिया था। उसमें उन्होंने 2-3 चीज़ों पे बात किया था। एक तो गुड गर्ल गुड बॉय वाला कॉन्सेप्ट दिया था, दूसरा उन्होंने सजा और दंड का प्रावधान का दिया था। इस तरीके से कई सारे वो अवधान दिए हुए थे कि इसकी वजह से बच्चा नियमों को सीखता है। तो जो बच्चा है ना, अगर वो अवार्ड की, मान लो गुड गर्ल या गुड बॉय सुनने को अगर खुशी होता है, तो ये कब होता है, इस स्टेज में बच्चा कुछ काम तो इसलिए बस करता है कि हमें प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे अगर मम्मी घर में कुछ काम कर रही हैं, मान लो किचन में कुछ काम कर रही हैं, तो छोटा बच्चा है वो जा करके मम्मी की हेल्प कर देगा। मान लो कोई चाकू पड़ा या कोई चीज़ उनको पकड़ा देगा, उनके करने में मदद कर देगा। वो क्यों करता है कि मम्मी मेरे को अभी बोलेंगे कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, गुड बॉय है, ये है, तो इससे वो प्रोत्साहन होता है। तो ये किसी नियम या उसके लिए नहीं है या किसी डर से नहीं कर रहा है, ये दूसरों को इंप्रेस करने के लिए करता है। तो इस स्टेज में अच्छा लड़की अच्छा लड़के स्टेज में जो बच्चा होता है दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करना चाहता है, वाहवाही लूटने के लिए ये काम करता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना। पहले ऑप्शन में कह रहे हैं कि नियमों को निश्चित और निरपेक्ष के रूप में देखता है, नहीं, नियम से उसको नहीं मतलब है, वो बस वाहवाही के लिए, गुड गर्ल बनने के लिए, गुड बॉय बनने के लिए ये काम कर रहा है, ठीक है ना। कह रहे हैं दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वह करने की कोशिश करना जो दूसरों को खुश करे, ये बिल्कुल ये सही है। तो गुड गर्ल बॉय और बैड गर्ल या गुड बॉय में उनका जो कॉन्सेप्ट था यही था कि वो दूसरों से वाहवाही लूटना चाहते हैं बच्चे इस स्टेज में, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बी ऑप्शन हो जाएगा। सी में क्या कह रहे हैं, यह महसूस करना कि खुद के लिए कानून और नियम को बनाए रखना करना उनका कर्तव्य। बच्चे अभी इतना नहीं हुए कि वो अपने कर्तव्य को पहचान पाएंगे, ठीक है ना। तो इस स्टेज में ये नहीं था, तो ये भी कट गया आपका। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो केवल और केवल बी है, ठीक है। चलो, आपकी क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। ये रहा आपका आज का क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। अगर ब्लर दिख रहा है तो सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है लेव वाइगोस्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं, ठीक है ना। वाइगोस्की जी जो है किसको मान्यता देते हैं उसके बारे में हम देखते हैं, किसको मान्यता देते हैं, पढ़ते हैं। वैसे तो हमने अभी आपको बता दिया कि ये सामाजिक विद है एक, ठीक है ना, समाज के चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। पहले ऑप्शन में कह रहा है यह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमताओं से परे क्या है, लेकिन जो वे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो वे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं। अच्छा, कह लेव वाइगोस्की निम्न से किस कथन को मान्यता देते हैं, तो ये इसको मान्यता देते हैं। उनका लेव वाइगोस्की का ये कहना था कि वर्तमान में इस स्टेज में बच्चे के अंदर क्या क्षमता है, वो क्या कर सकता है या उससे क्या नहीं हो सकता है, जो उससे परे है
वो उस पे फोकस्ड रहते थे, और क्या हम जो उससे नहीं हो पा रहा है उसका समर्थन करके, उसको कुछ सहायता करके उससे करवाने में सक्षम हैं क्या, तो ये इस चीज को सपोर्ट करते थे। ठीक है ना, इनकी ये मान्यता में आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या, यह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमताओं में क्या, क्षमताओं से परे क्या है। जैसे अगर मान लो 10वीं क्लास का बच्चा है, वो देखेंगे कि वो 11वीं क्लास की मैथ को नहीं सॉल्व कर पा रहा है, वो उससे परे है, लेकिन फिर जो वे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं, और वो ये भी जांच रहे थे कि अगर मैं इसको सपोर्ट करूं तो क्या ये कर सकता है एक्स्ट्रा बच्चा। तो यही इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है ना, बाकी और ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फाइनल डिसीजन पे आएंगे। अगला कह रहा है कि बच्चों को उनकी वर्तमान क्षमताओं तक सीमित करना, नहीं ये तो बिल्कुल नेगेटिव हो गया कि बच्चों को कहीं सीमित करना, ये तो नेगेटिव टैग वर्ड है, वैसे भी काट देना। ठीक है ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से करने पड़ेंगे। सी ऑप्शन कह रहा है बच्चा अकेले और बिना किसी मदद के क्या कर सकता है, केवल इसी पर ध्यान देना, केवल वर्ड आ गया, नेगेटिव है, ये भी ऑप्शन कट गया आपका। ठीक है ना, डी में क्या कह रहे हैं, डी में कह रहे हैं ये कि उन अवधारणाओं को सीखने का लक्ष्य रखना जो बच्चे के समीपस्थ विकास के क्षेत्र में से परे हैं। नहीं, उन अवधारणाओं को सीखने का लक्ष्य रखना जो बच्चों के समीपस्थ विकास से परे क्षेत्र है। देखिए, जो उसके पहुंच से दूर है उनको सिखाने का लक्ष्य तो रखना सही है, लेकिन उससे ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे ये होगा कि उसकी कैपेसिटी को पहचानना और ये जानना कि क्या वो नहीं कर सकता और उसको समर्थ दे करके क्या उससे करवाया जा सकता था। ये जो है लेव वाइगोस्की का इसको लेकर के काफ़ी प्रावधान रहा है, कथन को लेकर के उनकी मान्यताएं दी है उन्होंने। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, आ जाते हैं, 7वां हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। ठीक है ना, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर आज का 8वां। इसको ध्यान से पढ़िए, देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है। इसमें आपसे कह रहा है लेव वाइगोस्की संज्ञान को किस प्रकार समझते थे। जो वाइगोस्की जी थे वो संज्ञान को किस प्रकार समझते थे। पहला देखते हैं, आनुवांशिक व परिपक्वता। नहीं, वो आनुवांशिक और परिपक्वता को उतना महत्व नहीं देखते थे। ठीक है ना, व्यक्तिगत व क्रिया आधारित। आगे क्या कह रहे हैं, सार्वभौमिक व अचल, सामाजिक व भाषा आधारित। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। इसके आंसर में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, 1 मिनट में इसका थोड़ा आंसर देखना चाहूंगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ठीक है। हाँ, जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों से, वाइगोस्की जी जो हैं वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ज्यादा समर्थन देते हैं। तो ये वर्ड एक बार मैंने पिछले पेपर में भी डिस्कस किया था कि आप ये याद कर लो, रट लीजिए कि वाइगोस्की सामाजिक परिप्रेक्ष्य को ज्यादा सपोर्ट देते हैं। वाइगोस्की समाज कहीं पे भी अगर आता है वाइगोस्की का नाम और उसमें ऑप्शन कोई आपको समाज से रिलेटेड है तो वो ज्यादा आंसर सही होने की संभावना है। ठीक है ना, यहाँ पे कह रहे हैं वाइगोस्की संज्ञान को किस प्रकार समझते थे, तो वो समझते थे सामाजिक व भाषा आधारित संज्ञान को ही ज्यादा महत्व देते थे। ठीक है ना, समाज को वो ज्यादा महत्व देते थे। सार्वभौमिक व अचल ये नहीं है, व्यक्तिगत व क्रियाशील ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलो 8 क्वेश्चन हो गए। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है ना, यहां कह रहे हैं हार्वर्ड गार्डनर का क्या मानना था। अच्छा देखिए, एक आता है बहुबुद्धि का सिद्धांत जिसको कि हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ठीक है ना, हार्वर्ड गार्डनर का ये मानना था हर व्यक्ति जो है अपने आप में अलग सोच रखता है, हर एक व्यक्ति का जो बुद्धि है, बुद्धि लब्धि है वो अलग होती है। ठीक है ना, जैसे अगर एक इंजीनियर है तो उसकी बुद्धि अलग होगी, वहीं एक गीतकार है तो उसकी बुद्धि अपने फील्ड में अलग होगी, वहीं कोई टूरिस्ट है तो उसकी बुद्धि उस फील्ड में अलग होगी। ठीक है ना, आर्किटेक्ट है तो उसकी अलग होगी। तो उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अलग अलग बुद्धि को लेकर के भिन्नताएं होती हैं। ठीक है ना, उन्होंने लगभग 8 से 9 तरीके के बुद्धि के बारे में डिस्कशन किया था। मैंने पिछली क्लासेस में वो डिटेल में आपको बताया भी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं कि हार्वर्ड गार्डनर क्या मानता था, तो आपके ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में भिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। ये बिल्कुल सही बात है, यही उनका मानना था कि उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत ही दिया था। तो आगे आप चाहें तो पढ़े ना पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बुद्धि जन्म के समय पूर्व निर्धारित और तय होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, समाज से भी चीजें सीखा जाता है, बड़े होते हैं, एज के साथ बुद्धि भी बढ़ती है। ठीक है ना, तो एज का भी फैक्टर होता है, जैसे आपके अंदर मेच्योरिटी आती जाती है जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन कट गया। अगला कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल देख के आंसर काट दो, एक ही प्रकार की बुद्धि होती है, ऐसा नहीं है।
एक बच्चा जो इंजीनियर है वो अच्छा गायक भी हो सकता है, अच्छा प्लेयर भी हो सकता है, तो उसके अंदर अलग तरीके की भी इंटेलिजेंस हो सकती है, ठीक है ना। तो इस पे आपको बिल्कुल नहीं जाना, बल्कि मैं बुद्धि चैप्टर एक बार फिर से डिटेल में पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को, ठीक है। अगला कह रहा है बुद्धि कुछ स्थितियों के अनुकूल होने की एक सामान्य क्षमता है, सामान्य क्षमता नहीं है, ये गलत है, ठीक है ना। तो ये इंडिविजिबिलिटी की बात कर रही है, हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ अलग सोचने की क्षमता होती है, ठीक है ना, जिसको कि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत भी दे रखा है, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो ये नाम याद रखना, हार्वर्ड गार्डनर ने। ये आ जाते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10वें क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है, आपसे कह रहा है लेव वाइगोस्की, फिर से वाइगोस्की जी आगे, के अनुसार निज संवाद क्या होता है, प्राइवेट स्पीच क्या होती है, प्राइवेट टॉक क्या होती है। पहले ध्यान से सुनो, देखिए जो वाइगोस्की का कहना था कि बच्चे जो है वो सेल्फ टॉक करते हैं, उसमें क्या करते हैं, अपने विचारों को दिशा देते हैं। क्या कहते हैं कि बच्चा खुद से बात करता है और अपने विचारों को दिशा देता है। जैसे फॉर एग्जांपल सोचो, आपने कभी घर में बच्चे को ऑब्जर्व किया होगा, अगर उसके पास खिलौने हैं, मान लो वो डॉल ले रखा है और वो डॉक्टर बना हुआ है, और उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट है, खिलौने नहीं आते डॉक्टर्स वाले, वो रखा है, तो वो खुद से वहां उसके पास देखोगे कोई नहीं रहेगा, खुद से बात करेगा, अच्छा मेरी गुड़िया बीमार है, एक काम करता हूँ, अच्छा इसको कान में लगा करके थर्टोस्कोप से पहले ये चेक करता हूँ, हाँ इसकी धड़कनें तो चल रही हैं, अब मैं क्या करूंगा, इसको ग्लूकोज चढ़ा देता हूँ। तो ये क्या काम करते हैं, खुद के विचारों को एक दिशा प्रदान करते हैं जब बच्चे खुद में बातें करते हैं। जैसे हम लोग भी कभी कभी देखो सेल्फ टॉक करते हैं ना, जैसे रात को अगर आप सोए रहते हो तो अपने आप से ही बात करते हो कि अच्छा कल ऐसे करेंगे, मेरा सीटेट का एग्जाम आने वाला है, तो एक काम करते हैं, मैं सर की सारी क्लासेस जो 20 डेज सीरीज है वो देख लेता हूँ, नहीं थ्योरी की जो सीरीज है उसको भी कंप्लीट कर लेता हूँ। तो आप अपने आप को क्या दे रहे हैं, एक दिशा दे रहे हैं, ठीक है ना। अपनी सोच को क्या कर रहे हैं, विनियमित कर रहे हैं, एक रेगुलेटिंग थिंकिंग की तरफ आप क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये बच्चे के अंदर भी यही था। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार निज संवाद यही कहता है कि बच्चा सेल्फ टॉक करके खुद के लिए विचारों को एक दिशा प्रदान करता है, ठीक है ना। तो यहां कह रहा है कि विद्यार्थी की सोच को विनियमित करता है, हेल्प द स्टूडेंट टू रेगुलेट दियर थिंकिंग, बिल्कुल रेगुलेट करता है उनको, दिशा रेगुलेट करने से मतलब वही है दिशा देने से, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो सकता है। बी कह रहा है विद्यार्थी की सोच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल गलत है। आप अगर सेल्फ टॉक करते हैं तो आपके सोच पे प्रभाव पड़ता है। कह रहा है विद्यार्थियों की सोच में बाधा डालता है, गलत बात है। विद्यार्थी आत्मकेंद्रितता को बढ़ावा देते हैं, नहीं ये गलत बात है। आत्मकेंद्रितता को इंक्रीज स्टूडेंट रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है ना, तो ये गलत है, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा ब्लर है ये क्वेश्चन, थोड़ा इसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो गया, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन हो गया। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये आज का आपका 11th नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। मैं इसको हिंदी वाले पे लगा देता हूं ताकि आपको अच्छा दिखे। ये रहा, यहां पे आपसे कह रहा है कि शिक्षिकाओं को कथन है, शिक्षिकाओं को यह मानना चाहिए कि उनके जेंडर से अब अनपेक्ष सभी बच्चों में तार्किक, गणितीय व भाषाई कौशल होते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो, चाहे आप अगर कल को एक शिक्षिका बनती हैं या एक शिक्षक बनते हैं, तो आपके अंदर ये विचारधारा होनी चाहिए, आपके अंदर ये मानना होनी चाहिए कि चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उनके जेंडर से परे हट करके ये मानना चाहिए कि लड़की भी गणित में एक्सपर्ट हो सकती है, और ये मानना चाहिए कि जो बच्चा है वो भी आर्ट वाले में, पेंटिंग वगैरह में एक्सपर्ट हो सकता है, ठीक है ना। इसमें कोई भी जेंडर का इफेक्ट नहीं पड़ता है, रीजनिंग या मैथ में, ठीक है। कोई भी किसी भी स्टेज में कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। और इसका तर्क क्या दिया है कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है, बिल्कुल सही बात है। जेंडर जो है एक सामाजिक संरचना है। अगर वहां पे लिंग की बात होती, सेक्स की बात होती, तो वो आपका आ जाता है जैविक, मतलब कि जेंडर जो क्या कहते हैं कि लड़के और लड़कियों में जो भेद होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जेंडर वर्ड जो होता है ये समाज का एक पहलू होता है, ठीक है ना। ये समाज डिसाइड करता है कि लड़का ये काम करेगा, लड़की ये काम करेगी, ये जेंडर में आता है, ठीक है ना। जो लिंग होता है वो शारीरिक बनावट पे होता है कि ये लड़की है ये लड़का है, ठीक है ना। तो जो क्या कहते हैं जेंडर बायस का नेचर आता है, वो जेंडर से समाज, ये समाज के पहलू है, जेंडर से जनरेट होता है, ठीक है ना। समाज से जनरेट होता है क्या, जो जेंडर बायस मतलब एक पक्षपात बोलते हैं ना, लिंग पक्षपात ऐसे कुछ हिंदी है, ठीक है। तो यहाँ पे तर्क भी बिल्कुल सही है और इसी की वजह से ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है, इसीलिए शिक्षिका ने ये बात रखी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि
ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है, ठीक है ना। चलो समझ गए होंगे आप लोग। मैंने जेंडर चैप्टर को बहुत बारीकी से समझा रखा है, बहुत सारे पेपरों में ले रखा है, ठीक है। 11 तक हो गया था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है, ठीक है ना। 12वें क्वेश्चन में देखिए ध्यान से क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं एक शिक्षिका को अपनी कक्षाओं में किस प्रकार की विविधताओं को सम्मिलित करना चाहिए। देखिए अगर आप खुद एक टीचर बनती हैं या आप एक खुद टीचर बनते हैं तो आपको किन किन विविधताओं को शामिल करना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, आपकी क्लास में चाहे गरीब का बच्चा है, मतलब आर्थिक परिप्रेक्ष्य से भिन्नता है, तो भी उसको आप बुलाओगे। चाहे वो पिछड़े क्षेत्र से आए, चाहे आगे के क्षेत्र से आए, चाहे वो शहरी बच्चा हो या ग्रामीण बच्चा हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उसको भी आप अपनी विविधताओं में शामिल करेंगे, कक्षा में शामिल करेंगे। चाहे वो हिंदी बोलता हो या इंग्लिश बोलता हो, भाषा के आधार पे भी वो आप उसे शामिल करेंगे। चाहे वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य से किसी भी समाज से रिलेशन रखता हो, उसकी संस्कृति भी कुछ हो, सारी तरह के जो आपकी विविधताएं हैं सबको आपको एब्जॉर्ब करके एक साथ शामिल करके अपनी क्लासरूम में बिठाना होता है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ कह रहे हैं शिक्षिका को अपनी कक्षाओं में किस प्रकार की विविधताओं को शामिल करना चाहिए। आर्थिक करना चाहिए और रीजनल क्षेत्रीय विविधताओं को भी शामिल करना चाहिए, भाषाई विविधता को भी करना चाहिए, सामाजिक और सांस्कृतिक को भी करना चाहिए। तो सबको करना चाहिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑल हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। 12 क्वेश्चन हो गए। बढ़ चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर आपको समझ आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट जरूर किया करिए कैसा लग रहा है, ठीक है ना, ताकि अगली वाली क्लास लाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। अच्छा ये हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, देखते हैं इसमें क्या कहना चाह रहा है। 13 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक कक्ष में मूल्यांकन को चिन्हित करता है, ठीक है ना। तो मूल्यांकन क्या होता है ये आपको हमने बता दिया था। देखिए मूल्यांकन से मतलब होता है, मूल्यांकन तो देखिए दोनों का फायदा होता है, उससे बच्चे का भी फायदा होता है और टीचर का भी फायदा होता है। टीचर कैसा पढ़ा रहा है उससे भी उस फीडबैक से फायदा होता है कि सही पढ़ा रहा है नहीं। बच्चा कैसा पढ़ रहा है वो भी पता चलता है किससे, मूल्यांकन से, ठीक है ना। तो जैसे अगर आप लोग कमेंट करते तो मुझे समझ में आता है कि कितना कुछ कमी रह गई है तो उसमें सुधार करना है, या मुझे ये समझ में आता है कि हमारे स्टूडेंट कैसा पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो मूल्यांकन इस चीज पे ज्यादा बल देता है। तो मूल्यांकन में क्या क्या शामिल होना चाहिए उसकी बात करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि मूल्यांकन को विद्यार्थियों में डर व तनाव पैदा करने के लिए चाहिए क्या। ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव आंसर हो गया आपका, ठीक है ना। डर या तनाव के लिए मूल्यांकन नहीं किया जाता है। अगला कह रहे हैं कि मूल्यांकन में विविध प्रकार के तरीके जैसे पोर्टफोलियो, कक्षागत अंतःक्रियाएं शामिल होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही आंसर है कि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो कई तरीके से करो। पोर्टफोलियो क्या होता है, एक दस्तावेज होता है, उस पे ना बच्चे की हर रोजमर्रा की डेटा लिखा जाता है कि कैसा पढ़ रहा है, रिजल्ट कैसा आ रहा है, बिहेवियर कैसा, सब कुछ लिखा जाता है, ठीक है ना। और क्लास के अंदर उसकी क्या क्रियाकलाप है उसको भी शामिल करना चाहिए, मूल्यांकन उससे होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो सही आंसर है, पर देखते हैं क्या पता इससे भी बढ़िया कोई हो। सॉरी, कह रहा है मूल्यांकन बच्चों के जानकारी के प्रस्मरण की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मूल्यांकन केवल जानकारी को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता है, इससे समझ पैदा की जाती है कि क्या कमी रह गई ये जांचा जाता है, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाता है। अगला ऑप्शन आपसे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है मूल्यांकन को केवल देख के वैसे नेगेटिव हो गया, बच्ची क्या नहीं जानती है पर केंद्रित होना चाहिए, बजाय कि इससे बच्ची क्या जानती है। ये गलत बात है। मूल्यांकन का ये कभी भी अर्थ नहीं होता। मूल्यांकन का अर्थ होता है कि ये जानना कि बच्चे कैसा समझ रहे हैं, क्या उनके कमियां रह गई, हमें अपना और बेहतर कैसे करना, ये होता है मूल्यांकन का परिप्रेक्ष्य, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ये बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कहाँ तक हो गया था, ये 13 नंबर तक। क्वेश्चन नंबर 14 था आपका आ गया, ठीक है ना। ये हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 14 थे। जरा इसको ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है इस प्रश्न में कौन से कौशलों का परीक्षण शामिल है। क्या उन सा प्रश्न है, देखते हैं। कह रहा है सभी बच्चों की जरूरतों, रुचियों व योग्यताओं का सम्मान करते हुए शिक्षक एक प्रगतिशील कक्ष की रचना कैसे कर सकता है, ठीक है ना। तो इससे क्या किस तरीके के प्रश्न जन्म लेता है। कह रहा है केवल ज्ञान, तो केवल देख के तो काट दो, केवल बोध काट दो। कह रहा है अभिसारी मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये नेगेटिव होता है वर्ड।
कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि किसी एक फार्मूले को याद कर लेना, मतलब बहुत समराइज सोच हो जाए। अच्छा बच्चा वो होता है, अच्छे कौशल वहां सीखे जाए जहां पे डाइवर्जेंट थिंकिंग हो, एक क्वेश्चन के कई तरीके से जवाब दिए जाए, उसे बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो यहाँ पे आपके तो तीन ऑप्शन वैसे ही कट गए, एक ही बचा क्या, समस्या समाधान। वैसे भी एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। कह रहा सभी बच्चों की जरूरतों, रुचियों व योग्यताओं का सम्मान करते हुए शिक्षक एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष कैसे बनाता है, जब वो हर एक बच्चे के प्रॉब्लम को सुने और उससे रिलेटेड उनका सोल्यूशन दे, उनका समर्थन करे। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 14 था। आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर आज का 15। इसमें देखिए क्या कह रहा है, समावेशन यानी कि इंक्लूसिव, ठीक है ना, इंक्लूशन को किससे बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। इसने पूछा किससे बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है, ठीक है ना। कह रहा है लचीला समूहन, इससे बढ़ावा दिया जा सकता है, इसलिए आंसर नहीं होगा। समावेशन से मतलब समझते हो, इंक्लूसिव से मतलब होता है एक ऐसा इन्वायरमेंट क्लास का जहां पे हर तरीके का बच्चा है, अमीर गरीब, भाषाई क्षेत्र अलग क्षेत्र हो, या फिर उससे शारीरिक रूप से अलग हो, आंखों से विकला, थोड़ा कम दिखता हो, तो इस तरीके के सारे टाइप के बच्चों को शामिल किया जाता है, उसे बोलते हैं समावेशी कक्षा। ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत लचीलापन होता है, ठीक है ना, उचित समायोजन होता है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। कह रहा है विभेदी दृश्य होता है, हाँ ठीक है, डिफ्रेंशिएटेड, अच्छा इंस्ट्रक्शन होते हैं, हाँ अलग बच्चे को अलग इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। कह रहे हैं नामीकरण व पृथककरण, ये गलत है, तो यही आंसर होगा, क्योंकि उसने पूछा नेगेटिव। देखिए कभी भी वहां पे आप क्लासरूम में नामीकरण या अलग नहीं करते हैं कि ये कमजोर बच्चा है तो ये पीछे बैठेगा, ये तेज बच्चा है तो आगे बैठेगा, ये चीजें नहीं होनी चाहिए समावेशन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 15 क्वेश्चन हो गए। अब बढ़ चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये रहा आपका आज का क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है ना। आज मैं आप लोगों के इस क्वेश्चन की समस्या का समाधान ढूंढूंगा कि ये कैसे ब्लर आया है, ठीक है ना। तो 16वें क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों की प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में उदाहरणों का क्या योगदान है, ठीक है ना। अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के लाइफ में उदाहरण अगर आप चीजें देते हैं तो उसका क्या उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, क्या योगदान है, वो जानना चाहते हैं, ठीक है ना। पहले ऑप्शन में कह रहे हैं शिक्षक को केवल देख के आंसर काट दीजिए, केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए उदाहरणों के हवाला देना चाहिए, नहीं। अगला कह रहे हैं कि शिक्षक को खुद उदाहरण देने चाहिए और बच्चों को उनकी निजी जिंदगी से उदाहरण देने के लिए के प्रोत्साहन करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। जब भी आप उदाहरण या एग्जाम्पल देते हैं तो बच्चों के निजी जिंदगी से दो, ठीक है ना, कि उनके घर पे क्या होता है, वो अगर क्वेश्चन दो कि ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे, तो ये सारे जो जवाब होते हैं ये बिल्कुल पॉजिटिव आंसर होते हैं, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे। बाकी फिलहाल और आंसर चेक कर लेते हैं आपके। कह रहा है शिक्षक को केवल प्रभावी, ये गलत बात है। अगला कह रहा है शिक्षक को केवल, यहाँ पे भी है, ये भी गलत है, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी ऑप्शन से भी टैग वर्ड से भी आंसर काट सकते हैं। मैंने आप लोगों को सारे टैग वर्ड, लगभग 25-30 टैग वर्ड आप लोगों को पढ़ा रखे हैं, उस चीज का आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है वह विद्यार्थी जिन्हें दृष्टिबाधिता, मतलब जिसको आंखों से देखने में थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, उनके समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। आप मुझे ये बताओ, अगर कोई बच्चा आंखों से देखने में थोड़ी प्रॉब्लम फील कर रहा है तो आप उसको चाहते हैं कि पढ़ाई में उसी समावेशन क्लास में ही रहे, इंक्लूसिव स्कूल में ही पढ़े, तो आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना होगा। तो आप चाहोगे कि मतलब कि ऐसी चीज़ें हो जो बोल करके ज़्यादा बताने वाली हो, ठीक है ना, या फिर ऐसे छू करके जिसमें लेटर ऊपर लिखे हो, छू करके टच कर करके बताने वाली चीज़ें हो, तभी तो बच्चा दृष्टिबाधित है तो वो समझ पाएगा चीज़ों को, ठीक है ना। सॉरी, तो पहला ऑप्शन ये कह रहे हैं कि छोटे अक्षर व चित्रों वाली किताबें, नहीं, बताओ इससे कोई लाभ होगा क्या दृष्टिबाधित बच्चे को, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पिक्चर्स और स्मॉल लेटर से उसे क्या ही मतलब, वो जब नहीं देख पा रहा है बच्चा तो, ठीक है ना, उसे कोई समर्थन नहीं मिलेगा। अगला ऑप्शन में क्या कह रहे हैं उसको देखते हैं। अगले पे कह रहे हैं कि स्पर्शी सामग्री व अन्य संसाधन जिनमें उभार हो का प्रयोग, बिल्कुल ये सही है।
जो ऐसे वस्तुएं हो, जैसे अगर ये पकड़ाओगे तो वो पेन है, बता देगा बच्चा हाँ पेन है, कहीं लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षर या वो ब्रेल लिपि वाला, तो वो उनके सपोर्ट में होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे क्या कह रहे हैं, सहायक तकनीकी के प्रयोग पर प्रतिबंध नहीं, गलत है। कह रहे शिक्षकों व समकक्षियों द्वारा सांकेतिक भाषा का उपयोग। सांकेतिक भाषा क्या बता, सांकेतिक भाषा जो होती है, जो कान से सुनने में जिनको दिक्कत होती है उनके लिए होता है कि आप संकेत करो। जो बच्चा देख ही नहीं पा रहा है उसके लिए सांकेतिक भाषा क्या आप दिखाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 17 क्वेश्चन हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये रहा आज का आपका क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है ना। इसमें आपसे कह रहा है रचनात्मकता की सबसे विशिष्ट क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर हम बात करें रचनात्मकता मतलब क्रिएटिव का मतलब होता है बच्चे के अंदर चीजों को खुद से करने के लिए, नए नियम बनाने के लिए उत्सुकता होती है, ठीक है ना। उस टाइप के बच्चे को रचनात्मक बोलते हैं, ठीक है ना। तो पहले कह रहे हैं कि कंफर्टेबिलिटी, नहीं ये गलत बात है, ये नहीं होता है इससे सपोर्ट। अभिसारी सोच, नहीं अभिसारी नहीं बल्कि डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, अपसारी होती है, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया आपका, यहां डाइवर्जेंट थिंकिंग ये सही है। रचनात्मकता बच्चे के अंदर तब आती है जब उसके अंदर अपसारी सोच हो। जैसे अगर बच्चे से आप पूछते हो कि भारत की राजधानी कहां है, तो उसके अंदर कोई भी रचनात्मकता नहीं आएगी, वो रट करके चीजों को बता देगा कि हाँ भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक है ना। तो उसमें वो अपसारी हो गया। अगर वहीं आपसे हम पूछते हैं कि अगर हम भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली से हटा करके कहीं और कर देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, अब बच्चा सोचेगा कि अच्छा तो दूर पड़ जाएगा, हमारे कानूनी व्यवस्थाएं अलग हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें उसके अंदर आएंगी, तो वो एक रचनात्मकता को दिखाएगा, ठीक है ना। तो वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा अपसारी सोच से हो जाएगा। दूसरा कह रहे हैं हाइपोथेटिक डिडक्टिव, ठीक है, रीजनिंग, ये कुछ हद तक सही है, लेकिन रचनात्मकता सबसे ज्यादा रिलेट करेगी यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग से, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब हम बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, ठीक है ना। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर आज का 19। इसमें आपसे कह रहे हैं सक्रिय जुड़ाव का क्या अर्थ है, ठीक है ना, ठीक है ना। बताओ सक्रिय एक्टिव एंगेजमेंट का क्या मतलब होता है। आप बताओ क्लासरूम में आप सक्रिय तरीके से कब है, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप एक्टिव कब लगेंगे, जब आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे या जांचेंगे कि अरे सर अच्छा इस क्वेश्चन को इस तरह से रखा जाए। जैसे मान लो अभी तो लाइव क्लासेस है, इस तरह से रिकॉर्डेड क्लासेस है, कल को जब मैं लाइव क्लासेस लूंगा, जब आप लोग कमेंट के माध्यम से या ऑफलाइन क्लासेस में डायरेक्ट हमसे वार्तालाप करेंगे, अपने जवाब क्वेश्चन को पूछेंगे या अपने जवाबों को देंगे, तो आपको लगेगा कि आप सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं क्लासरूम में। ऐसा नहीं कि हम आगे चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे हैं, आप मस्त आराम से कंबल में बैठ के ठंड के मजे ले रहे हैं, अरे ठीक है मास्टर कुछ बोल तो रहा है, ये एक्टिव जुड़ाव नहीं होता है किसी भी चीज का, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि सक्रिय जुड़ाव का अर्थ से अगर हम बात करें, पूछताछ या जांच करना, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक्टिव को दिखाता है। वेधन और अभ्यास ये नहीं है, ड्रिल मेथड वैसे भी नेगेटिव होता है, ठीक है ना। रट कर गलत बात है। निष्क्रिय सुनना ये भी गलत है, ये तो पैसिव में चला जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन से भी आप आंसर कर सकते हैं, जो करेक्ट आंसर है आपका ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। समझ गए, मजा आ रहा है क्लास में। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आज का 20th, ठीक है ना। 20वां क्वेश्चन क्या है, 20वें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है आपसे। कह रहा है ज्ञान के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया शामिल है, ठीक है ना। ज्ञान के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया शामिल है वो पूछ रहा है आपसे। कह रहा है पूर्व ज्ञान का संगठन व पुनर्गठन, ठीक है, बिल्कुल शामिल है। अगर आप चाहते हैं बच्चे के अंदर ज्ञान डेवलप हो, तो वो पहले से क्या जानता है उसको उसी से रिलेटेड आप बढ़ाओ ना। मान लो तीसरी क्लास में बच्चा आता है, आप उसको डिवाइड करना सिखाने से पहले उसको अगर ये देखो कि उसको अगर पहले से पता है ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, तो उसका इस्तेमाल करो, ठीक है ना। तो ये तो पॉजिटिव है। अगला क्या कह रहे हैं, अन्वेषण व खोज, बिल्कुल, अगर बच्चा के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग रहेगी तभी तो वो नई चीजों को खोजेगा, तभी तो उसके अंदर ज्ञान की बढ़ोतरी होगी, ये भी पॉजिटिव है। सामाजिक तथा अंतःक्रिया, ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव क्वेश्चन का आंसर जो होता है पॉजिटिव होता है। यहाँ पे तीनों सही हो जाएंगे, जो कि बी ऑप्शन पे दे रखा है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो 20 हो गए, आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अगर आप में से जो भी यहां तक क्लास देखा है, रियली अप्रिशिएट करता हूं आप लोग की इतनी लंबी क्लास को भी अगर आप यहां तक देखते हैं तो आप सीरियस हैं अपनी कैरियर को लेकर के, और इसी तरीके से मेहनत से अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए कथन और कारण का क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह
कह रहा है शिक्षकों को माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को अपने संवेगों यानी कि इमोशंस को व्यक्त करने के लिए शब्दावली देनी चाहिए व उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। वे अपनी अनुभूतियों के बारे में अपनी डायरी में लिखें। ये बिल्कुल सही बात है। माध्यमिक कक्षा हो गया बच्चा, तो आप उन्हें ना मोटिवेट करो कि बेटा आपके अंदर कोई भी नई चीजें हैं तो उसको प्रोत्साहन करो कि आप इस चीज को बयां करो, क्लासरूम के सामने बताओ, या इसके सरफेक्स में क्या लिखो, रेफरेंस में एक डायरी नोट बनाओ। ये सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, आगे कह रहे हैं, तर्क क्या दे रहे हैं, कह रहे हैं विद्यार्थियों को संवेग पहचानने और उसे अभिव्यक्त करने में मदद करने से संवेगों को स्वयं नियमित करने को बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल, जब बच्चा अपने विचार, अपने मनोभाव को, संवेगों को व्यक्त करता है तो नए नियमित करने के लिए, अभिव्यक्ति करने के लिए, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का उन्हें और अच्छा मौका मिलता है। तो बिल्कुल दोनों सही है और इसको सपोर्ट भी कर रहा है। इसी वजह से तो ऊपर प्रोत्साहित करने की बात करी है मिडिल क्लास के बच्चों को, क्योंकि उन्होंने कहा कि संवेग पहचानने से बच्चों के अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने में मदद मिलती है, ठीक है ना। संवेगों को स्वनियमित करने के लिए मदद मिलती है। तो ये बिल्कुल सही है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो पहले ही ऑप्शन पे ये ऑप्शन होता है कि ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या करता है ए की आर, ठीक है ना। तो 21 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, ठीक है ना। ये आपका आज का क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि अभिकथन है कि विद्यार्थी जिन्हें ध्यान, अच्छा चलो थोड़ा और ऊपर करता हूं, ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD एक विकार होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, बच्चा ना एक जगह कंसंट्रेट होकर बैठ नहीं पाता है, कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई नहीं कर पाता है, किसी एक काम पे फोकस नहीं हो पाता है इस बीमारी में, ठीक है ना, ADHD में, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं, और वे ऐसे सुनियोजित उपागम जिसमें दृश्यक व श्रवणिक विकर्षण को कम किया जाता है से लाभान्वित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं विद्यार्थी जिन्हें ADHD है उनकी ध्यान कर पाने की अवधि कम होती है, वह अच्छा उनका ध्यान आसानी से भंग हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है, यही इसमें इस बीमारी में होता है। तो बीमारी वाले चैप्टर मैंने इसको भी बता रखा है, ठीक है, ADHD क्या होता है, ठीक है। तो जो लोग नहीं देखें वो जाकर के देख लीजिएगा। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। अभिकथन एक बार फिर से पढ़ते हैं, विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अभिक्रियाशीलता विकार है वो ऐसे सुनियोजित उपागम जिनमें दृश्यक व श्रवणिक विकर्षणों को कम किया जाता है से लाभान्वित होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। जैसे अगर बच्चा मान लो सुनने में उसे तकलीफ है तो आप ऐसी चीज़ों को बताओ जिससे कि वो आसानी से सुन सके, ताकि वो आसानी से अपना ध्यान केंद्रित कर सके, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को अगर आप सपोर्ट करोगे तो वो बच्चा इस बीमारी से निकल सकता है। तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं इसका और मैच करना चाहूँगा ऑप्शन, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस परिप्रेक्ष्य को लेकर के, ठीक है ना। 1 सेकंड का आप टाइम देंगे, तब तक आप अपना बने रहिए, क्वेश्चन को आगे एनालिसिस कीजिए, ठीक है ना। ADHD, ओके, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हमने जितना एक्सप्लेनेशन किया इसका करेक्ट आंसर भी ए ही दे रखा है। मुझे लग रहा था कि ये इससे सपोर्ट होगा कि नहीं होगा, इस वजह से मुझे थोड़ा सा डाउट था। तो बाकी ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 हो गया था, ये क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान से थोड़ा देखेंगे। कह रहे बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड कक्षा में शिक्षिका जो टीचर है उनका क्या रोल होता है। कह रहे हैं शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकरण करोगे क्या, बिल्कुल गलत है। कह रहा है शिक्षार्थियों से वांछनीय व्यवहार प्राप्त करने के लिए भय का उपयोग, अरे गलत है, डांटोगे क्या बच्चों को, ये सब तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है, ठीक है ना। आगे क्या कह रहे हैं, अपने आप को ज्ञान का परम स्रोत मानोगे क्या, गलत बात है। तो 3 ऑप्शन गलत हो गया, चौथा ही सही होगा कि प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है जब चाइल्ड सेंटर्ड की बात होती है। और हमें सच में ऐसे ही पढ़ाना चाहिए। हम जैसे अगर हम आपकी क्लास रिकॉर्ड करके दे रहे हैं आपको, तो हमें इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये चीज़ें पता होंगी। ये कुछ इसमें क्वेश्चन आसान भी है, लेकिन हमें जो है हर एक इंडिविजुअल को फोकस करके पढ़ाना है कि इसमें आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो एकदम से फ्रेशर होंगे, जो CDP चैप्टर ही पहली बार सुनेंगे। तो उनको ध्यान में रख करके कि उनका भी व्यक्तिगत बेनिफिट हो और जो तेज है उनका भी हो। तो हमें हर एक पहलू को ध्यान में रख के चलना पड़ता है, इसी को बोला जाता है चाइल्ड सेंटर्ड, ठीक है ना।
कि हमें बच्चे के प्रति अपने विचारों को रखना पड़ता है। तो ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो बाकी आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आई होंगी, और पसंद आई होंगी तो आपको पता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह से अपनी नेक्स्ट क्लासेस में, और तैयार रहिए। अब हम लोग बहुत जल्द मैराथन और माइंड मैप लेके आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।